दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं उसमें एक आदमी कार चुराने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारण से वो उसी कार के अंदर लॉक हो जाता है। लास्ट में इसका रीजन आपको हैरान करके रख देगा। मूवी के स्टार्टिंग में एक हाई सिक्योरिटी वाले एरिया को दिखाया जाता है। अब इसी दौरान यहाँ से सीरो नाम का आदमी गुजरता है। तभी वो आसपास में किसी को ना देखकर इस मौके का फायदा उठाते हुए वहीं पास में खड़ी हुई एक 4x4 कार के डोर को आसानी से अनलॉक कर लेता है और उसके अंदर चला जाता है। सीरो एक चोर है और वो इस कार में भी चोरी करने के लिए ही आया है। वो इस कार को तो नहीं चुराना चाहता, मगर इस कार का साउंड सिस्टम और डैशबोर्ड में रखी हुई चीजों को ले लेता है और वो यहाँ पर मस्ती करते हुए पीछे वाली सीट पर पेशाब भी कर देता है। अब सारा काम खत्म हो जाने के बाद जब वो इस कार से निकलने के लिए डोर खोलने की कोशिश करता है तो डोर ओपन ही नहीं होता। वो दूसरे डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, मगर सारे डोर लॉक्ड थे। सीरो अब आपा खोने लगता है, जिसके बाद वो कार के शीशों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, मगर उसके शीशों पे बार बार पैर मारने से भी शीशे नहीं टूटते। और टूटते भी कैसे, क्योंकि इस कार के सारे शीशे बुलेट प्रूफ जो थे। अब इसके बाद सीरो डोर के प्लास्टिक वाले पार्ट को तोड़कर उसके अंदर हाथ डालकर डोर को खोलने की कोशिश करता है, मगर ऐसा करते हुए उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था तो वो अपने बैग से गन निकालता है और कार के आगे वाले शीशे पर चला देता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस कार के सभी शीशे बुलेट प्रूफ है, इसलिए गोली चलाने के बाद बुलेट रिफ्लेक्ट होकर सीधा सीरो के पैर पे हिट कर जाती है, जिससे यहाँ सीरो की परेशानी और भी बढ़ गई। खून को रोकने के लिए सीरो अपने घाव पर टी शर्ट लपेट देता है। अब तभी बाहर से एक औरत आती है जो इस कार के शीशे में अपने आप को देखकर लिपस्टिक ठीक करने लगती है। इससे ये पता चलता है कि कार के सभी शीशे ऐसे हैं कि बाहर से अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे सकता। इसके बाद में वो औरत यहाँ से चली जाती है। फिर सीरो अपने पत्नी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन की बैटरी डेड होने वाली थी, जिसके बाद उसका फोन ऑफ हो जाता है। सीरो अब यहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। इसके पास यहाँ पर कुछ खाने और पीने के लिए भी नहीं है। खैर, ये रात तो वो जैसे तैसे काट लेता है। अगले दिन जब सीरो जागता है तो उसने जो रेडियो कार से निकाला था वो वापस लगा देता है और कार का म्यूजिक लगाकर रिलैक्स करने की कोशिश करता है और साथ में डोर को अनलॉक करने की भी कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान उस कार में अब एक कॉल आती है। सीरो कॉल को उठाता है, जिसके बाद वो आदमी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एनरिक है, मैं इस एसयूवी का मालिक हूँ। मेरी 28 बार कार चोरी हो चुकी है और इसको मिलाकर 29 हो जाएगी। मगर सीरो सिर्फ एक ही शब्द कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब डॉक्टर एनरिक इस कार की कुछ खूबियां बताता है। वो बताता है कि ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है और उसका पूरा कंट्रोल मेरे पास है। सीरो उसे गाली देते हुए उसे यहाँ से निकालने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी है। जिसके बाद में फोन कट हो जाता है और एसी चालू हो जाती है। एसी चल जाने से सीरो को अब कुछ राहत मिली थी, मगर एनरिक ने एसी उसके भले के लिए नहीं बल्कि उसे टॉर्चर करने के लिए चलाई थी। धीरे धीरे करके यहाँ पर ठंड इतनी बढ़ जाती है कि सीरो अपनी टी शर्ट दोबारा से पहन लेता है। वो एसी के वेंट को अपने जीन्स के कपड़े से बंद करने की कोशिश करता है, मगर अब कार के अंदर ठंड इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसकी कुल्फी बनने वाली थी। कुछ समय बाद फिर से कॉल आता है। सीरो उसे फिर से गाली देकर उसे यहाँ से निकालने के लिए कहता है। एनरिक कहता है कि तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दो, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। कि तुम क्या करोगे जब तुम अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़ोगे। सीरो कहता है कि मैं उसका कान पकड़ूंगा और पुलिस को दे दूंगा, मगर एनरिक कहता है कि नहीं, कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता। अब कुछ समय बाद सीरो अपने सामने पुलिस को देखता है। वो चिल्लाकर उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा सकती। ये पुलिस वाला इस कार के चारों तरफ चक्कर लगाता है और इस कार का चालान काटकर यहाँ से चला जाता है। इस कार का चालान इसलिए काटा गया था क्योंकि इसके सारे शीशे पोलराइज थे। बाहर भले ही बारिश हो रही थी, लेकिन सीरो इधर प्यासा मर रहा था। अब फिर से यहाँ पर कॉल आता है तो सीरो उससे पानी के लिए कहता है। एनरिक अब उससे उसका आईडी नंबर और उसका नाम पूछता है। जब सीरो उसे बता देता है तो एनरिक उसे पानी पीने के लिए दे देता है। वो साइड में एक छोटे से पाइप से कार के फिल्टर हुए पानी को बोतल में भरता है, जो देखने में ही साफ लगता है, लेकिन इतनी प्यास के कारण बिना कुछ सोचे हुए सारा पानी पी जाता है। अब फिर से रात होती है और सीरो को भूख भी लगने लगती है। उसके सामने ही एक डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवरी कर रहा होता है, मगर उसके सामने खाना होने के बावजूद भी कुछ खा नहीं पाता।
अब इसी दौरान यहाँ पर एक छोटा सा कीड़ा उसका दोस्त बन जाता है। एनरिक उसके साथ टॉर्चर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। अब वो कार में गर्म हवा का एसी चला देता है, जिससे सीरो की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इतनी ज्यादा भूख के कारण सीरो वहां पर रखी हुई इंस्ट्रक्शन मैनुअल को ही खाने लगता है, और जब उसे पानी नहीं मिलता तो उसे अपने टॉयलेट को ही पीना पड़ता है। अब इसी दौरान बाहर एक और चोर आता है जो इस कार को खोलने की कोशिश करता है, मगर तभी एक आदमी उसकी कोशिश को नाकामयाब करते हुए उसको पुलिस में पकड़वा देता है। बाहर यहाँ पर इतनी ज्यादा हलचल हो रही थी, मगर किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि अंदर एक आदमी मर रहा है। अब जब रात हो जाने पर उससे अपनी भूख कंट्रोल नहीं होती, तो वो अपने ही साथी कीड़े को खाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके मन में कुछ ऐसा आता है जिससे वो उसे नहीं खा पाता। अगले दिन फिर से एक कॉल आता है। इस बार एंड्रिक सीरो को बता देता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट बार है जिसे तुम खा सकते हो। सीरो जल्दी से वो चॉकलेट खा लेता है, और जब उसे कुछ अच्छा महसूस होता है तो सीरो अपने मोबाइल की बैटरी को निकालकर बाहर धूप में रख देता है और बाहर सभी लोगों के रूटीन को देखने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद सीरो आखिरकार दरवाजे में छोटा सा छेद करने में सफल हो जाता है, मगर ये छेद इतना छोटा होता है जिससे कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती। अब तभी फिर से एनरिक का कॉल आता है। वो बताता है कि मेरे पास एरिना और न्यूनेल की न्यूज है। इन दोनों का नाम सुनकर सीरो हैरान रह जाता है। ये दोनों उसके बीवी और बच्चे थे। सीरो एनरिक से पूछता है कि तुम उनके बारे में कैसे जानते हो, कि मैंने तुम्हारी फैमिली से बताया है कि तुमने लॉटरी में $1 लाख जीते हैं, जिसे वो तुम्हें देने के बाद यहाँ से चला गया। इसे सुनकर सीरो को बहुत ही गुस्सा आता है। अब जब कॉल कट जाती है तो सीरो ने जो बाहर फोन की बैटरी रखी हुई थी उसे फोन में डालकर फिर से फोन को चलाने की कोशिश करता है, और वो जल्दी से अपनी वाइफ एरिना के पास कॉल करने लगता है, मगर उसकी वाइफ कॉल पिक नहीं करती, जिससे सीरो को वॉइस मेल छोड़ना पड़ता है, और उसके बाद में बैटरी फिर से डेड हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सीरो खाली बैठकर बार बार स्टार्ट का बटन दबा रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद कार स्टार्ट हो जाती है। कार का गियर रिवर्स में अटका हुआ था, जिसके बाद वो तेजी से कार को पीछे की ओर ले जाता है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार से बाहर निकल जाता है। वो सीधा कार से बाहर निकलने के बाद पेट्रोल पंप के कैफे में जाता है। अब वो यहाँ पर पानी की बोतल उठाता है और खाने के लिए बर्गर लेकर पास के टेबल में बैठ जाता है और खाने लगता है। लेकिन तभी वहां सिक्योरिटी गार्ड आकर कहता है कि इसके लिए तुम्हें पे करना होगा, मगर सीरो उसे गोली मार देता है। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि सीरो एक सपना देख रहा था। सीरो इन सब से पूरी तरह से ऊब चुका था, इसलिए वो इससे छुटकारा पाने के लिए सुसाइड करने का रास्ता चुनता है। वो गन अपनी ओर करके ट्रिगर दबा देता है, लेकिन किस्मत से उस स्लॉट में बुलेट नहीं थी। इसके बाद वो गन को फेंक देता है। अब जब फिर से एनरिक का कॉल आता है तो एनरिक उसके सामने आता है, लेकिन सीरो एनरिक को उसके सामने देखने पर कोई रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि उसके पास किसी भी रिएक्शन के लिए अब ताकत नहीं बची हुई थी। एनरिक अब कार के अंदर आकर बैठ जाता है और अब वो सीरो से कुछ बातचीत करता है। अब एनरिक फोन पर किसी से बात करने लगता है, तो इसी दौरान सीरो उसकी गन उठाकर उस पर चला देता है, जिसके बाद वो गाड़ी से निकलकर रेंगते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसके अंदर चिल्लाने की भी शक्ति नहीं बची थी जिससे वो किसी की मदद मांग सके। वो गन चलाकर इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन एनरिक को गोली छू कर निकल गई थी, जिसके बाद वो सीरो को फिर से पकड़ लेता है और फिर कार के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान पुलिस यहाँ पर पेट्रोल करते हुए आ जाती है और वो एनरिक को गन नीचे रखकर सीरो को छोड़ने के लिए कहती है। एनरिक पुलिस वाले से कहता है कि ये हमारे आपस का मामला है। अब देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारी पुलिस आ जाती है, कई सारे रिपोर्टर्स और बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। अब यहाँ पर काफी बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि एनरिक का जो प्लान था वो फेल हो चुका था, जिसके कारण अब एनरिक के ऊपर भूत सवार हो जाता है, और इसलिए एनरिक के साथ नेगोशिएशन करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को बुलाया जाता है जो हाल ही में रिटायर हुआ था। अब पुलिस अधिकारी और एनरिक के बीच काफी सारी बातें होती हैं। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनमें से कुछ एनरिक के खिलाफ होते हैं और कुछ लोग एनरिक के साथ होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते थे कि उन्हें भी कई सारी चोरियों का सामना करना पड़ता है। मगर दूसरी तरफ भले ही एनरिक की 28 बार कार चोरी होने के बाद उसने ऐसा कदम उठाया था, लेकिन वो जो इस समय कर रहा है वो बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि वो उसे एक कातिल बना सकता है। यही कुछ इमोशनल बातें पुलिस अधिकारी एनरिक के सामने रखता है, जिसके बाद एनरिक का मन बदल जाता है और वो सीरो को जाने देता है।
मगर एनरिक कार के अंदर बैठकर अपने आप को लॉक कर लेता है, जिसके बाद वो अपने फोन में एक टाइमर चला देता है और कार कुछ समय के बाद ब्लास्ट हो जाती है। दोस्तों, सीरो तो बच जाता है, मगर जिसकी 28 बार कार चोरी हुई, जिसका कोई भी कसूर नहीं था, बस एक चोर को सबक सिखाने के लिए उसकी प्लानिंग फेल हो जाने के बाद जब सबने उसका ये रूप देखा, जिसके बाद में वो एनरिक को ही खतरनाक समझने लगे थे, तो उसे अपनी ही जान लेनी पड़ी। इधर सीरो का क्या, उसने भले ही कई गलत काम किए, कई मर्डर किए, मगर कोई भी सबूत न मिलने के बाद उसे अगले ही दिन छोड़ दिया जाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।